स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललिता ठीक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट की। इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट आप लोगों के माइंड में जैसे ही आप सुनते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो आपके माइंड में सारी चीजें घूमने लगती हैं कि इसमें थ्योरी भी हमको तैयार करनी है, इसमें डेरिवेशन भी हमको तैयार करनी है, इसमें हमें न्यूमेरिकल भी तैयार करने हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल थिंग्स को भी हमें माइंड में रखकर चलना है। तो मतलब बच्चा ये सोचता है कि इस सारी चीजें मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन आज मैं उसी का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं। यूनिट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं जिनको आप तैयार करके एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मतलब इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से डिटेल में तो आप बेहतर एग्जाम में करके आएंगे। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लास्ट के ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको एनालाइज करके मैंने समराइज किए हैं और आपके सामने लेकर आया। ठीक है, तो आज हम जैसा कि मैंने बताया बात करेंगे सब्जेक्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स की और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, साथ ही साथ यूनिट वाइज उस यूनिट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आप यहां पर देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं आपके सामने क्वेश्चन भी रिप्रेजेंट यहां पर करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है यूनिट वाइज, आप उसको जरूर देखें क्योंकि आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 4 पेपर हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया है, उन्हीं के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की मैंने वहां पर कोशिश की है और उससे आपको आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। यूनिट नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें यहां पर बच्चों तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर हो जाता है प्लैंक्स रेडिएशन। तो प्लैंक्स रेडिएशन वो लॉ है जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पूरा उस रेडिएशन को एक्सप्लेन करता है। इससे पहले भी 2 लॉ आए थे, है ना, वो दोनों लॉ क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका डेरिवेशन और साथ ही साथ इसका थ्योरी, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में आपसे इसका स्टेटमेंट पूछ सकता है और 7 मार्क्स में आपसे इसका डेरिवेशन प्रूव करा सकता है या फिर इसके क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं उनको थ्योरेटिकल फॉर्म में वो पूछ सकता है। वहीं पर आगे अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं वो है आपका फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। अगर आपने वन शूट वीडियो देखा है हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का पीवाईक्यूज का तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट कराता है वो और इन दोनों की डेफिनेशन भी पूछता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछता है। तो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें या 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक की अगर मैं बात करूं यहां पर तो थर्ड टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका जो फिजिक्स है, अगर आप लास्ट के 10 क्वेश्चन पेपर देखें, ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन पेपर भी उठाकर देखें तो वहां पर अगर सिलेबस में कॉम्पटन इफेक्ट है तो 10 में से 9 क्वेश्चन पेपर में आपको कॉम्पटन इफेक्ट से क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो थ्योरेटिकल 2 मार्क्स में आपसे स्टेटमेंट लिखवा ले, 7 मार्क्स में इस डेरिवेशन को प्रूव करा ले या फिर इसका 7 मार्क्स में न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। तो न्यूमेरिकल, थ्योरी, डेरिवेशन तीनों फील्ड में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पटन इफेक्ट आपका टॉपिक। ठीक है, चलिए एट द एंड अगर मैं बात करूं यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से, तो इस टॉपिक को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। 2 टाइप की वेव इक्वेशन है आपकी, एक है आपका टाइम इंडिपेंडेंट और एक है आपका टाइम डिपेंडेंट। इज दैट क्लियर? तो इस टॉपिक को भी आप इंपॉर्टेंट कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। ठीक, तो इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहां पर बात करूं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। यानी कि जो 5th टॉपिक फर्स्ट यूनिट से बनता है वो है पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट के सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें तो रैंडमली सारे टॉपिक्स आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इन 5 टॉपिक में से 2 टॉपिक आपको ऐसे बताऊं जो कि आपको करने ही करने हैं डेफिनेटली, तो एक आपका कॉम्पटन इफेक्ट है, चाहे वो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें या डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, यहां से आपको या तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल की फॉर्म में मिलेगा या क्वेश्चन डेरिवेशन की फॉर्म में मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपको जरूर जरूर करके जाने हैं बच्चों। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जरूर करके जाएं क्योंकि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर बने हैं उसमें लगभग 4 में से 3 क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा चुका है। तो आप इसको लिटिल बिट पीछे रख सकते हैं। इस बार इन तीनों टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं लास्ट के तीनों टॉपिक्स, ये जरूर आप तैयार करेंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार करनी है। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चंस की फॉर्म में यहां पर देखूं यूनिट नंबर फर्स्ट से तो पहला क्वेश्चन प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी इनको डिफाइन करा सकता है। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेव फंक्शन को एक्सप्लेन करा सकता है, मॉडिफाइड एक्सरे या अनमॉडिफाइड एक्सरे, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन सेपरेटली करके पूछ सकता है। ठीक है, अगर हम पूरे क्वेश्चन पर आते हैं तो पूरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, रिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट, यानी कि डेल्टा लैम्डा के लिए आपसे एक्सप्रेशन यहां पर पूछी गई है और एक्सप्लेन करना है कि कॉम्पटन शिफ्ट
क्यों ऑब्जर्व नहीं होता है विजिबल लाइट के लिए? ये 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा भी गया है और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा यहां से। अगर मैं आगे बात करता हूं नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन की, तो अप्लाई द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड फाइंड द वैल्यू वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। यानी कि वेव फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है जो पार्टिकल के साथ एसोसिएट है जब पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में रखा हुआ है। तो यानी कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्टली भी वो कह सकता है कि ड्राइव कीजिए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में आप एनर्जी की वैल्यू या वेव फंक्शन की वैल्यू को। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां से न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछ सकता है इस वन डायमेंशनल बॉक्स में। अगर एक इलेक्ट्रॉन वन डायमेंशनल बॉक्स जिस पर पोटेंशियली इनफाइनाइट है और उसकी विड्थ है 10 एंगस्ट्रॉम, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है बॉक्स की वो 10 एंगस्ट्रॉम है और एज्यूम कर लिया गया है कि जो बॉक्स की हाइट है वो इनफाइनाइट है और कैलकुलेट करना है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यानी कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर अगर हमें एक्साइट करना है अपने इलेक्ट्रॉन को तो हमें कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। तो ग्राउंड स्टेट के लिए आप एनर्जी निकालेंगे और एक्साइटेड स्टेट के लिए आप एनर्जी निकालेंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी चाहिए होगी कि आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होकर हायर एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच सके, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा वन डायमेंशनल बॉक्स में। आई होप आपको क्वेश्चन की फॉर्म भी क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ आप पीवाईक्यू सीरीज जरूर देखें यूनिट वाइज, उससे बहुत ज्यादा हेल्प आपको एग्जाम की तैयारी करने में मिलेगी। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात कर लेते हैं बच्चों। यूनिट नंबर 2 में अगर हम बात करें तो लिमिटेड टॉपिक्स ही आपके पूछे जाते हैं। लगभग 3 टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा और आप पेपर एनालाइज वाली वीडियो भी अगर देखेंगे, अभी हमने यूनिट नंबर 2 अपलोड नहीं किया है, उससे पहले मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो वहां पर जब आप देखेंगे तो पीवाईक्यूज में आप 4 पेपर जो हमने लिए हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वहां पर इन्हीं 3 क्वेश्चंस को बार बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका मैंने इस बार इंक्लूड किया है मैक्सवेल इक्वेशन। उन 4 क्वेश्चंस पेपर में डायरेक्टली मैक्सवेल इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है और इस बार मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको 7 नंबर का जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा मैक्सवेल इक्वेशन से। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं और अगर आप बेसिकली देखें तो 3rd और 4th इक्वेशन जो है वो 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है मैक्सवेल की। बेसिकली आप सभी जो इक्वेशंस है चारों उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस तो याद करें ही करें, लेकिन 4th और 3rd जो आपकी इक्वेशन है मैक्सवेल की उनका इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों फॉर्म अच्छे से आप तैयार करके जाएंगे। इसके बाद अगर मैं सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, जैसे पहली यूनिट में कॉम्पटन इफेक्ट और पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के बिना क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वैसे ही ईएम वेव के बिना यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है यूनिट नंबर 2 से। ईएम वेव से क्वेश्चन आपसे 2-3 तरीके से वो पूछता है, अभी मैं जब क्वेश्चन की फॉर्म आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि ईएम वेव को आप नॉन कंडक्टिंग मीडियम में प्रूव करके दिखाइए, कंडक्टिंग मीडियम में प्रूव करके दिखाइए, या फिर ईएम वेव जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, ये प्रूव करके दिखाइए, ईएम वेव ट्रांसफर इन नेचर होती है, ये प्रूव करके दिखाइए। तो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म में आपका क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ठीक है, चलिए और लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जो कि खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंटिंग थ्योरम एंड द पॉइंटिंग वेक्टर। यानी कि ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप इन यूनिट से 3 टॉपिक कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि 14+ मार्क्स आपको यहां से इस यूनिट से जो बनेंगे वो आप कवर कर ले जाएंगे। यानी कि आपके जो 14 मार्क्स यहां से बनने वाले हैं मिनिमम, वो आप यहां से ही कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म की, तो पहले टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं यहां पर बात करूं तो ड्राइव करना है वेव इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सवेल। देखिए मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन को इसने ड्राइव करने के लिए कहा है, किसमें? फ्री स्पेस में, यानी कि नॉन कंडक्टिंग मीडियम में। फॉर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, एंड ये भी बताना है कि जो वेव की वेलोसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है और वो आपकी ट्रांसफर इन नेचर होती है, यानी कि ईएम वेव जो है वो ट्रांसफर इन नेचर होती है। तो तीनों लैंग्वेजेस आपको एक ही क्वेश्चन में देखने को मिल गई, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा था कि ईएम वेव इक्वेशन पर किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए आपको लैंग्वेज से, आपको वर्ड से घुमाने की कोशिश की जाएगी एग्जामिनर से एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में, लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझकर चलने हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्चुअल में पूछा क्या गया है ना। आगे जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंटिंग थ्योरम, अब इसका दूसरा नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आपको ये नाम दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि 70% बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम तो सिलेबस में है ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया है। नहीं, पॉइंटिंग थ्योरम का नाम ही वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। तो अगर वो वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कराता है, उसका स्टेटमेंट लिखवाता है, तो दैट मींस वो पॉइंटिंग थ्योरम ही आपसे पूछ रहा है। फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फ्लो ऑफ एनर्जी जो है उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पर स्टेटमेंट या उसके डेरिवेशन को पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो किस तरीके से यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि हमने एज्यूम कर लिया एक एनर्जी सोर्स है जो कि 1000 वॉट लैंप का है, रेडिएट करता है एनर्जी यूनिफॉर्मली। तो कैलकुलेट करना है एवरेज वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो 90% वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ही आपसे फाइंड आउट कराएगा।
तो इस तरीके के क्वेश्चन आप तैयार कर लें, प्रैक्टिस कर लें। देखिए जो इंजीनियरिंग फिजिक्स के न्यूमेरिकल की एक वन शूट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, लगभग वो 3.5 घंटे की वीडियो है। उसमें पूरी फिजिक्स के 5 यूनिट के न्यूमेरिकल हमने कराए हुए हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें, साथ में कॉपी पेन भी आप लेकर बैठें, ताकि जब न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं तो आप उनको खुद भी करके देखें। चाहे वीडियो के साथ साथ ही करें, लेकिन आपको प्रैक्टिस तभी होगी जब अपना पेन चलाएंगे आप। न्यूमेरिकल या डेरिवेशन ऐसे याद नहीं होंगे बेटा, ठीक है। तो वो वीडियो आप आराम से कर लें। देखिए वो 3 घंटे की वीडियो है, 3.5 घंटे की। आप उस वीडियो को टाइम दें। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं छोड़कर आएंगे अपने एग्जाम पेपर में, लेकिन ऐसा कोई भी तरीका नहीं है बेटा कि 5 मिनट में आपको कोई भी एक टैबलेट ऐसी मैं दे दूं कि आप उसको खाएं और पूरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको याद हो जाएं, या कोई भी न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कराएं। नहीं बेटा, टाइम देना पड़ेगा। और ये ना सोचें कि आप 3 घंटे 3.5 घंटे की वीडियो कैसे देखेंगे। बेटा पूरी यूनिट या पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए 3.5 घंटे इनफ है, ज्यादा नहीं है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि 3.5 घंटे कैसे होगा। आपका एक 30% जो पोर्शन आपका आएगा भाई फिजिक्स के पेपर में, अगर मैं बात करूं यहां से, तो 25 से 35 के अप्रोक्सीमेटली आपके पूरे सिलेबस, मतलब जो पूरा क्वेश्चन पेपर बनेगा उसका 25 से 35% न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है। तो अगर आपका ये पार्ट कंप्लीट हो रहा है एक पर्टिकुलर वीडियो को देखकर या फिर उसकी प्रैक्टिस करके, तो आप पासिंग मार्क्स तो इसी पोर्शन से ले आएंगे, है ना। तो इसलिए इस समय पर आप स्ट्रांगली सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ें और स्ट्रांग करें उन चीजों को, ठीक है। ऑफ द रेडिएशन ऑफ द डिस्टेंस 2 मीटर लैंप वहां पर रखा हुआ है, तो इस तरीके से यहां पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा था, जो मैंने इस बार इंक्लूड किया है क्योंकि पेपर को एनालाइज करने से मुझे ये पता चला है कि वहां पर मैक्सवेल से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैक्सवेल की इक्वेशन से। तो आप इस बार मैक्सवेल की 3rd और 4th इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म दोनों में जरूर करके जाएं। साथ ही साथ उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस जो हैं, जो चारों इक्वेशंस की फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो आप चारों इक्वेशंस के अच्छे से तैयार करें। 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है ना? तो ये आपके सेकंड यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 3 अगर आप डिवाइड करें तो 3 चैप्टर्स में आपकी यूनिट 3 डिवाइड होती है। पहले आपको बेसिक इंटरफेरेंस पढ़ना है थिन फिल्म में, फिर उसके बाद न्यूटन्स रिंग आ जाता है और देन उसके डिफ्लेक्शन है। तो तीनों ही पार्ट्स अपने आप में एक एक क्वेश्चन आपको देकर जाते हैं, क्योंकि 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक सेक्शन बी में बनता है, 2 सेक्शन सी में बनते हैं। तो ये तीनों अपने आप में एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देकर जाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे देता हूं। जैसे पहला पोर्शन है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, जो कि पैरेलल हो सकती है या वेज शेप में हो सकती है। तो यहां से आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा ही डेरिवेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कंसिडर करके जरूर चलेंगे, ठीक है। वहीं पर न्यूटन्स रिंग, अगर आप लास्ट 4 पेपर्स को एनालाइज करें तो उनके हिसाब से न्यूटन्स रिंग से अभी तक न्यूमेरिकल ही बना है, ठीक है। इस बार मुझे लग रहा है कि चांसेस हैं आपको डेरिवेशन देखने को मिले, ठीक है। यानी कि न्यूटन्स रिंग में जो डायमीटर फाइंड आउट करते हैं फॉर द डार्क, फॉर द ब्राइट, वो आपसे यहां पर ड्राइव कराएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपसे बनवाएगा। तो इस बार जो चांसेस हैं वो डेरिवेशन के ज्यादा हैं। अदरवाइज न्यूमेरिकल तो आपको करके जाने ही है। न्यूमेरिकल में आप कोई भी कोताहत नहीं बरतेंगे कि आपका 25 से 35% अगर पोर्शन एक वीडियो से देखने पर कंप्लीट हो रहा है, एक पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। आप 3 घंटे की जगह 5 घंटे दें, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। क्लियर हुआ? न्यूटन्स रिंग आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार है डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। वहीं पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की डिफ्रैक्शन की, तो डिफ्रैक्शन में आपका क्वेश्चन हर बार सिंगल स्लिट या एन स्लिट से ही बनता है। डबल स्लिट के चांसेस मात्र और मात्र 5% रहते हैं, ठीक है। तो और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो लगभग 90% चांसेस होते हैं सिंगल स्लिट के, 10% चांसेस होते हैं एन स्लिट के। देखिए ये यूनिट 3 जो है ये लेंथी यूनिट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करके ही अगर टॉपिक को तैयार कर लें तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए, सॉरी टॉपिक क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन अब हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपसे, तो न्यूटन्स रिंग से कैसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए फॉर्मेशन ऑफ द न्यूटन्स रिंग इन द मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। फिर आगे, सो दैट इन द रिफ्लेक्टेड लाइट द डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ये डार्क रिंग के लिए बोल दिया है, यही स्टेटमेंट वो ब्राइट रिंग के लिए भी दे सकता है। तो आपको दोनों तैयार करके चलना है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन की, तो डिस्कस द फिनोमिना ऑफ फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट के लिए फिनोमिना डिस्कस करने के लिए बोला है, और बाद में उसने कहा है कि प्रूव भी कीजिए कि जो इंटेंसिटी होती है सक्सेसिव मैक्सिमास की, वो इस रेशो में डिवाइड होती है। मतलब सेंटर पे सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमास जो आपको मिलेंगे उनकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती चली जाती है, वो इस रेशो में देखने को मिलती है। तो ये आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, न्यूटन्स रिंग आर ऑब्जर्व्ड
बिटवीन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा था न्यूटन रिंग से, वो इस तरीके से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वहीं पर डायमीटर जो है वो 6th और 15th रिंग का दिया गया है यहाँ पर 12.37 और 14.28 mm। ठीक है, अब यहां पर उसने जिक्र नहीं किया है कि वो डार्क रिंग की बात कर रहा है बच्चों या फिर ब्राइट रिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर अगर इस सिचुएशन में आप फंसते हैं तो आप चाहे डार्क को कंसीडर कर लें चाहे ब्राइट को कंसीडर कर लें, देयर इज नो प्रॉब्लम। आंसर जो वो पूछ रहा है, जैसे कि यहां पर 26th रिंग का डायमीटर उसने पूछा है, तो वो आंसर आपका वही आएगा। जैसे आपने क्वेश्चन किया होगा ना कि न्यूटन रिंग की हेल्प से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें चाहे आप ब्राइट रिंग को लेकर कर लीजिए डेरिवेशन या डार्क रिंग को लेकर कर लीजिए, आपका फॉर्मूला वही आएगा, है ना। तो वैसे ही इस सिचुएशन में चाहे आप डार्क को ले लें चाहे ब्राइट को ले लें, आपका आंसर वही आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं यूनिट नंबर 3 से। 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप कंसीडर करके चल सकते हैं, रे लाइन क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन, और फिर ड्राइव करने के लिए पूछ लेता है रिजॉल्विंग पावर के डेरिवेशन को। तो इसको आप ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर 4 को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए यूनिट नंबर 3 से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 और 5th इतना इजी यूनिट्स हैं कि आप इनमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, इजीली आपकी तैयार हो जाएंगी, और इसमें आपका सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं पर अगर मैं यूनिट नंबर 4 की बात करूं बच्चों, तो यहां से 2 डेरिवेशन आपको देखने को मिलते हैं। पहला डेरिवेशन ऑप्टिकल फाइबर से देखने को मिलता है, दूसरा डेरिवेशन आपको लेजर से देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, या तो डेरिवेशन आपका पूछा जाएगा या इस पर डेरिवेशन में जो भी रिजल्ट आप निकालते हैं उन रिजल्ट्स पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ये डेफिनेटली 7 नंबर आपके फ्री के होते हैं। इस यूनिट से जो भी न्यूमेरिकल आएगा ना, बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो डेरिवेशन में बेसिकली आप क्या निकालते हैं, अगर आपने डेरिवेशन किया हुआ है, न्यूमेरिकल अपर्चर आप फाइंड आउट करते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल आप फाइंड आउट करते हैं, क्रिटिकल एंगल आप फाइंड आउट करते हैं, और साथ ही साथ आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस में भी रिलेशन निकालते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर के साथ। तो ये आपका डेरिवेशन है, ये 4 चीजें आपको यहां पर फाइंड आउट कराते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। 7 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाएगा तो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की, जो कि लेजर होता है, यानी कि सेकंड चैप्टर जो है वो लेजर है। उसमें अगर हम बात करें आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स की, यहां से एक डेरिवेशन ये बनता है आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स पर। तो यहां पर आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कराता है, आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स के बारे में वो पूछता है क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपसे यहां पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पर अगर आगे बात करें तो 2 लेजर आपके सिलेबस में है, दोनों में से एक लेजर डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे वो आपसे रूबी लेजर पूछ ले, चाहे आपसे वो हीलियम नियॉन लेजर पूछ ले। रूबी लेजर को आप सॉलिड स्टेट लेजर भी बोलते हैं, इसीलिए मैं शुरुआत से कह रहा हूं बच्चों, जो इनके दूसरे नाम होते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के, तो आप उनको भी जरूर ध्यान में रखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। भाई उसने बोल दिया कि एक्सप्लेन कीजिए सॉलिड स्टेट लेजर, और आपको पता ही नहीं है सॉलिड स्टेट लेजर कौन सा है, आप कंफ्यूज में ही है कि हीलियम नियॉन लेजर लिखें या रूबी लेजर लिखें। तो इस चीज को भी आपको बेटा ध्यान में रखना है। वहीं पर अगर मैं बताऊं एक और इसका नाम, इसको आपसे वो पल्स्ड लेजर की फॉर्म में भी क्वेश्चन करके पूछ सकता है। यहीं पर आपसे हीलियम नियॉन लेजर को गैस लेजर कहकर पूछ सकता है। साथ ही साथ चूंकि आप हीलियम और नियॉन दोनों गैस ही हैं, तो यहां से तो आप क्लिक कर लेंगे, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि कंटिन्यूअस वेव लेजर को एक्सप्लेन कीजिए, तो फिर आप वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली उन टॉपिक्स के लिए तो जरूर आपको ध्यान रखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो यूनिट नंबर 4 से ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 से, किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि पहला ही मैंने आपको डेरिवेशन बताया था कि व्हाट इज द एक्सेप्टेंस कोन एंड एक्सेप्टेंस एंगल, ये तो आपसे डेफिनेशन पूछी गई है। फिर ड्राइव करने के लिए बोला है रिलेशन फॉर द एक्सेप्टेंस एंगल एंड द न्यूमेरिकल अपर्चर, यानी कि वो डेरिवेशन आपको प्रूव करके दिखाना है। डेरिवेशन या इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल 100% देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइप्स क्या है ऑप्टिकल फाइबर के, ये क्वेश्चन 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। 2 मार्क्स में ऑप्टिकल फाइबर पूछ लेगा आपसे, उसकी एडवांटेजेस पूछ लेगा, एप्लीकेशन पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रूबी एंड हीलियम नियॉन लेजर। देखिए रूबी और हीलियम नियॉन लेजर अगर आप देखें तो बहुत इजी हैं। अगर आप दोनों को कंपेयर करके एक साथ पढ़ेंगे तो सारे डाउट जो हैं आपके वो क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, आप कौन सा पंपिंग प्रोसेस आप यूज करते हैं हीलियम या रूबी लेजर में, कौन से टाइप का लेजर होता है, ये सारे डाउट्स आप जब कंपेयर फॉर्म में इसको तैयार करेंगे तो आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों लेजर्स आपको जरूर करके जानी है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर हम यहीं पर बात करें न्यूमेरिकल फॉर्म में तो यहां से 90%
इससे संबंधित, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है। 10% चांसेस होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में जो लॉस होता है, एटेन्यूएशन लॉस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए न्यूमेरिकल की फॉर्म में। तो वही क्वेश्चन का फॉर्म मैंने यहां पर आपको दिया हुआ है कि द ऑप्टिकल पावर आफ्टर प्रोपेगेटिंग थ्रू ए फाइबर दैट इज 1050 मीटर लॉन्ग इज रिड्यूस टू द 30% इट्स ओरिजिनल वैल्यू। 30% उसकी ओरिजिनल वैल्यू रिड्यूस हो जाती है जब हम उसको एक ऑप्टिकल फाइबर जिसकी लेंथ है 1050 मीटर से पास करते हैं। तो उसने कहा है कि फाइंड आउट कीजिए क्या लॉस होगा ऑप्टिकल फाइबर में डीबी पर किलोमीटर में। तो ये आपसे पूछा गया है, ऑब्वियसली बात है, आप यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। सबका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन एक वन शॉट वीडियो ही है जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन अपने आप से जरूर करके देखें ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वहीं पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगर लेजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पूछेगा पॉपुलेशन रेशो को, यानी कि दो स्टेट होती हैं, एक आपकी ग्राउंड स्टेट और एक आपकी हायर एनर्जी स्टेट, तो उनके बीच में जो पॉपुलेशन का रेशो है वो वहां पर फाइंड आउट कराता है। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन 90% बनता है लेजर से। ठीक है, जिसमें आपका हीलियम नियॉन लेजर दे दे, रूबी लेजर दे दे, वो कोई सा भी दे सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हमने डिफरेंट तरीके से कराया हुआ है, आप जाकर हमारी वीडियो देखें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लास्ट यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 लगभग 90% थ्योरेटिकल है, केवल और केवल एक या दो टाइप का न्यूमेरिकल वहां से बनता है। क्योंकि लास्ट अगर 2 सेमेस्टर के आप पेपर देखें, 2023-24 सेशन का फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का पेपर, तो वहां पर सेक्शन बी बच्चों पूरा न्यूमेरिकल पूछा गया था और वहां से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 यूनिट से एक एक क्वेश्चन दिया जाता है। तो अगर आप किन्हीं 3 यूनिट के भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो वो भी आपको बेनिफिट जरूर होगा एग्जाम में। ठीक है, तो इस यूनिट से केवल एक या दो टाइप का न्यूमेरिकल बनता है। तो इस यूनिट को, यूनिट नंबर 4 को आप न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूर कंसीडर करके जाएं। साथ ही साथ कोई और यूनिट जो है वो आप अपनी 3 यूनिट में से सेलेक्ट करने, 3 यूनिट के न्यूमेरिकल तो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन बच्चों ने शुरुआत से मेहनत की हुई है वो तो अपने पूरे सिलेबस पर ध्यान दें, लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि हमारे पास समय कम है तो इन 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। 3 कोई भी यूनिट आप उठा लीजिए, उनको तो सॉलिड तरीके से याद कर ले, और कोई एक यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं उन पर ध्यान दे लें। ठीक है, तो वो बेनिफिशियल आपके लिए हो जाएगा। ठीक, चलिए यूनिट नंबर 5 की मैं बात कर लेता हूं। यूनिट नंबर 5 का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर। 3 सुपर कंडक्टर के टाइप हैं बेसिकली। आप टाइप 1 सुपर कंडक्टर पढ़ते हैं, टाइप 2 सुपर कंडक्टर पढ़ते हैं, और साथ ही साथ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर भी आपका होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। डिफरेंस की फॉर्म में पूछ ले या इनको एक्सप्लेन करा ले, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वहीं पर आगे अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं यहां से सुपर कंडक्टर से, तो वो है आपका मीजनर इफेक्ट। तो पहले वाले चैप्टर में ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिसमें टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर आ जाता है और मीजनर इफेक्ट क्या होता है, इनसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें उससे पहले मैं आपको बताऊं, नैनो मटेरियल आप पढ़ेंगे इसमें सेकंड चैप्टर में। लेकिन चाहे आप सुपर कंडक्टर तैयार करें या नैनो मटेरियल तैयार करें, इन दोनों की प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस आप जरूर पढ़कर जाएंगे, और एप्लीकेशंस या प्रॉपर्टीज आप थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये यूनिट थ्योरेटिकल है। यहां से आपका डिटेल में अगर 7 नंबर में क्वेश्चन पूछता है प्रॉपर्टी या एप्लीकेशंस, तो उनको आपको एक्सप्लेन करना होगा, और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा भी चुका है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें कि प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन एज ए पॉइंट्स आप याद ना करके जाएं, उनको डिटेल में भी आप थोड़ा पढ़ के जाएं। ठीक है, क्लियर हुआ। और एट द एंड अगर मैं बात करूं तो 2 मेथड्स हैं, सीबीडी मेथड और सोल जेल मेथड फॉर द फैब्रिकेशन या सिंथेसिस ऑफ द नैनो मटेरियल्स। तो ये आपको जरूर तैयार करने हैं, इसमें से एक मेथड आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा 7 नंबर में। ठीक है, क्लियर। तो लिमिटेड यहां पर सिलेबस है, लिमिटेड क्वेश्चंस है जो कि बार बार पूछे जाते हैं यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 से। तो इन यूनिट्स को तो आप बहुत बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयार करके जाएं। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात कर लूं तो पहला क्वेश्चन मेजनर इफेक्ट पर ही है कि मेजनर इफेक्ट क्या होता है, मेजनर इफेक्ट कैसे ये प्रूव करता है कि सुपर कंडक्टर एक डायमैग्नेटिक बिहेवियर को बताता है जब वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है। तो यानी कि डिटेल में आपसे मेजनर इफेक्ट के बारे में यहां पर पूछा गया है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर को, वहीं पर 3 एप्लीकेशन सुपर कंडक्टर की लिखने को बोला गया है। तो अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में है तो कहीं ना कहीं आपको एप्लीकेशंस को थोड़ा डिटेल में बताना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इस यूनिट का पीवाईक्यू वीडियो वन शॉट अवेलेबल है, उस वीडियो को जाकर देखें, सारे डाउट आपके क्वेश्चन में कितना लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, ए सुपर कंडक्टिंग टिन हैज ए क्रिटिकल टेम्परेचर। आपसे न्यूमेरिकल जो पूछा जाएगा वो एक ही फॉर्मूला बेसिकली यहां पर यूज होता है और उसी फॉर्मूले में कोई भी वैल्यू मिस करके वो पूछ लेगा। ठीक है, यानी कि इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे यहां पर बनता है।
ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 से किस तरीके का न्यूमेरिकल बनेगा, उसकी पॉसिबिलिटी इस तरीके के न्यूमेरिकल बनने की है। एक ही फॉर्मूला बेसिकली आपका यूज होता है, वहीं से आपको कोई भी टर्म मिस करके वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है। इज दैट क्लियर? अगर मैं आगे बात करूं यहां पर, तो हमें डिस्क्राइब करना है फॉर्मेशन ऑफ द नैनो मटेरियल्स, वो हम सोल्जर मेथड से करें या सीबीडी मेथड से, वो आपसे कोई भी एक मेथड को एक्सप्लेन करा लेगा। और जैसा कि मैंने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स, ऑल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ द सुपर कंडक्टर्स या एप्लीकेशंस पर जरूर फोकस करने के लिए कहा है, तो वो भी आप जरूर कंसिडर करके चलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं यूनिट नंबर 5 से। आई होप आप लोग अपने इंपॉर्टेंट यूनिट्स और उनमें सेलेक्ट करके टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं उनको बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप ईमानदारी से अपने लिए समय निकाल लेते हैं तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस टाइम पास के लिए आपने यूनिट्स या फिर टॉपिक्स कवर कर लिए, नहीं, उसको टाइम देना पड़ेगा। और चूंकि हमें लिमिटेड टाइम में एक स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, तो उसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आप इस समय पीवाईक्यूज को एनालाइज करके जो मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इन्हीं को तैयार करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शॉर्ट क्वेश्चंस के भी देख लेते हैं, जहां से आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा 14 मार्क्स का। वहां पर आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 नंबर के, यानी कि 14 मार्क्स का आपका ये पहला सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए भी मैं बता देता हूं, हमारे चैनल पर ही आपको एक वन शूट वीडियो देखने को मिल जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। वो वीडियो अगर आप देख जाते हैं तो पूरा तो फिजिक्स आपका रिकॉल हो जाएगा, और साथ ही साथ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की जो टेंशन है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, आप उन 2 वीडियोस को देख लीजिए, सेक्शन ए आपका खत्म हो जाएगा, सेक्शन बी आपका न्यूमेरिकल वाला भी खत्म हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल की वन शूट वीडियो है बच्चों, और एक आपकी 2 मार्क्स की वन शूट वीडियो बनी हुई है, पीवाईक्यू की भी बनी हुई है और पूरी फिजिक्स की भी बनी हुई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। क्लियर? चलिए अब मैं बात कर लेता हूं शॉर्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहां पर पहली ही यूनिट से, तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये 2 नंबर में पूछ सकता है, परसिस्टेंट करंट को डिफाइन करा सकता है, और जो आपका नैनो मटेरियल होता है उसको आपने किस डायमेंशन पर नैनो स्केल पर डिजाइन किया है, उसके 3 टाइप्स बनते हैं, 3 शेप बनती हैं, उनसे भी आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन सेपरेटली पूछा जा सकता है, जिसमें पहला क्वांटम वेल हो जाता है, क्वांटम वायर हो जाता है, क्वांटम डॉट हो जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनेंगे। वहीं पर आगे अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 से, एक्सेप्टेंस कौन हो जाता है, एक्सेप्टेंस एंगल को डिफाइन करा लेगा, क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करा लेगा, न्यूमेरिकल अपर्चर को डिफाइन करा लेगा। वहीं पर लेजर से मैं अगर बताऊं आपको, स्पॉन्टेनियस एमिशन पूछ सकता है, स्टिमुलेटेड एमिशन पूछ सकता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन पूछ सकता है, मेटास्टेबल स्टेट पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 4th यूनिट से पार्ट। देखिए ये सब टॉपिक्स आपको वहां पर 2 मार्क्स की वन शूट वीडियो जो है वो क्वेश्चंस की फॉर्म में मिल जाएंगे, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन की क्लियरिटी भी आपको हो जाएगी और कितना आपको लिखना है वो भी आपको पता चल जाएगा, और पूरा फिजिक्स भी आपको एक ही वीडियो में रिकॉल भी हो जाएगा। तो बेनिफिट समझिए वीडियोस का। ठीक है, और बस समय देकर उन वीडियोस को कंप्लीट करने की कोशिश करें, केवल कंप्लीट करना उद्देश्य ना बनाएं, स्पीड बढ़ाकर देख ली है या फिर 3 घंटे की वीडियो 1.5 घंटे में खत्म करके निकल गए, नहीं, उससे समझ कुछ नहीं आएगा बेटा। ठीक है, क्लियर? चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो सेकंड यूनिट से, जैसे स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, गॉसेस लॉ आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट करंट आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकता है, वहीं पर कंटिन्यूटी इक्वेशन भी आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकता है, इनके स्टेटमेंट्स और इनके फॉर्मूले भी लिखवा सकता है। ठीक है, तो ये आपको कंसिडर करके चलने हैं 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट नंबर 2 से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, ये 2 जो हैं ये आपके, हाँ, ये सेकंड यूनिट से आपके चारों कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे। वहीं पर यूनिट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो जैसे कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे, विंस एंड रेलाइन जिन्स लॉ हो जाता है, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए थे लेकिन वो फेल हो जाते हैं, आपसे उनकी लिमिटेशंस भी पूछ सकता है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, उस वीडियो से कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, और किस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से लैंग्वेज में आपको घुमाता है फंसाता है एग्जामिनर, वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है ये भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, डी ब्रोगली के बारे में, उसके स्टेटमेंट के बारे में, उसके वेवलेंथ के बारे में, उसके फॉर्मूले के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। वेव फंक्शन क्या होता है ये आपसे पूछा जाता है और एग्जाम में पूछा भी गया है ना। रिजॉल्विंग पावर का स्टेटमेंट, डिस्पर्सिव पावर का स्टेटमेंट, तो ये सब टॉपिक्स आपके 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, इस शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको किस तरीके से स्मार्ट तैयारी करनी है, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, कि ताकि आप अच्छे मार्क्स के साथ साथ अपने जो सब्जेक्ट है वो भी बचा सकें। ठीक है ना। तो अब आगे मैं एट द एंड सबका थैंक यू करता हूं आप लोगों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा, वैल्यूबल लगा, हेल्पफुल लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दें, और किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम में बेहतर करके आएं। देखिए सब चीजें आप लोगों के लिए ही की जा रही हैं, बस आपको ईमानदारी से अपना एफर्ट लगा देना है। जो भी समय आपके पास बचता है, जो भी समय आपको मिलता है, उसका यूटिलाइजेशन आपको इस समय करना है, ताकि आप अपने पूरे सेमेस्टर को बचाकर चलें। अगर आप
फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से कर लेते हैं तो आगे आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो जाएगा कि अगले एग्जाम में, अगले सेमेस्टर्स में आप बहुत बेहतर करके आएंगे। ठीक है, जो डर होता है वो यहां पर निकल जाएगा, वो तब निकलेगा जब आप अपने सब्जेक्ट में बेहतर करके आएंगे। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को इस समय वो स्टॉप पे रखना है, इधर उधर भटकना नहीं है, अपने टारगेट को फोकस करके अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एट द एंड, जिसमें हमने इंजीनियरिंग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म डिस्कस की। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक आपका अगर है तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप कमेंट जरूर लिखें। और साथ ही साथ मैं आपसे एट द एंड कहूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, सजेस्ट किए हैं, वो सब तक पहुंच जाएं और वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।